अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू हम सब के मेहमान और मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया अंसारी। इससे पहले कि हम सब के आज के मेहमान से आपका तारुफ़ करवाएं, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस कमेंट्स एंड योर वेरी काइंड फीडबैक। हमें अपने ओपिनियंस और रिकमेंडेशन से इसी तरह आगाह रखिएगा ताकि इनको शामिल करके हम अपने अगले प्रोग्राम को और भी बेहतर बना सकें। हमारे आज के मेहमान नाजरीन किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। ही इज़ अ सिंगर, अ सॉन्ग राइटर एंड अ म्यूज़िशियन एंड इज़ ट्रेंड इन क्लासिकल सिंगिंग। इनका करियर सिंगिंग में इट स्पैन्स टू अबाउट 2 डिकेड्स और इनका इंटरनेशनल और नेशनल फेम बराबर ही है। He has several hit songs to his name and he owns 12 albums जो कि बहुत मशहूर हैं। इनका ताल्लुक़ शाम 84 घराने से है और इस घराने का ताल्लुक़ अकबर के कोर्ट से है जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, ये सिंगिंग का इनका स्किल। तो इनको ये स्किल कहते हैं कि विरासत में मिली। तो आइए हम मिलते हैं हमारे आज के मेहमान उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान साहब से और पूछते हैं कि इस घराने का फ़ेम क्या है। सो वेलकम टू द शो रफ़ाकत साहब, थैंक यू सो मच कि आप आज हमारे साथ शामिल हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आपके चैनल में आके। मुझे लग रहा है कि मैं वाकई एक बड़े बाकमाल चैनल में बैठा हूँ, आप जैसे आपकी पूरी टीम। एवरीवन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू इनवाइट मी, इट्स अ प्रिविलेज। नहीं जी, इट्स आवर ऑनर, बिल्कुल अटमस्ट ऑनर कि आप आ सके। तो ये बताएं रफ़ाकत साहब कि आपका ताल्लुक़ 84 घराने से है। जी जी। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताएं हमारे नाजरीन को। असल में हमारे ये जो साउथ एशिया का जो म्यूज़िक है, ये पिछले कई 100 सालों से, यानी 400-500 साल से ये एक घरानों में तकसीम था। आज की दुनिया तो अब बहुत आगे चली गई है, लेकिन क्योंकि लोग पूछते हैं, हमारा एक बैकग्राउंड है म्यूज़िक का जिसमें मेरे फादर का नाम आता है, उस्ताद रज़ाक़त अली ख़ान, चचा सलामत अली ख़ान, दादा वलायत अली ख़ान। ये एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ सिंगिंग जो इसको क्लासिकल म्यूज़िक बोलते हैं, ये शुरू होता है कोट ऑफ अकबर से, जहाँ से मेरे जो 4 फादर्स थे, जिसमें से मियाँ चाँद खान, मियाँ सूरज खान से ये शुरू होकर फिर मेरे फादर तक आता है। ये एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताई है। ये 14th जनरेशन है जो क्लासिकल म्यूज़िक गा रही है। इस तरह और बहुत सारे घराने, जिसमें कराना घराना है, शशवान घराना है, ग्वालियर घराना है और डागर ब्रदर्स का घराना है जिसमें धुरपद की सिंगिंग गाई जाती थी। वो आज भी इस ट्रेडिशनैलिटी को दुनिया मानती है। पूरी दुनिया में उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं और लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। स्पेशली वेस्ट के अंदर मैं समझता हूँ घरानों की गायकी को बहुत उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, उससे सिम्फनी के साथ फ्यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, आज भी बड़े बड़े लोग वहाँ पे गाते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी है, सिर्फ वोकलिस्ट नहीं है। जिसमें खान साहब वलायत अली ख़ान एक बहुत बड़ा नाम है सितार का, रविशंकर सितार का बहुत बड़ा नाम है, अमजद अली ख़ान सरोद का बहुत बड़ा नाम है, हरी प्रसाद चौरसिया फ्लूट में बहुत बड़ा नाम है, ज़ाकिर हुसैन, उस्ताद खान साहब, तारिक खान साहब, उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब, ये जितने तबला नवाज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, इनके भी अपने घराने हुए हैं। फ्लूट बजाने वालों के अपने घराने हुए हैं, जिसमें अल्लाह ताला कादरी साहब का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, इनके अपने एक बैकग्राउंड होते हैं। आज बैकग्राउंड से जो लोग नहीं आते, वो किसी न किसी हवाले से किसी से इंस्पायर्ड हैं, किसी न किसी। जैसे मैं समझता हूँ अगर किसी ने एल्विस प्रेस्ले को पसंद किया, पॉप के अंदर भी मैं समझता हूँ घराना होता है। एल्विस प्रेस्ले को पसंद किया तो रॉक एंड रोल किया और उसको आगे लेके चला। मैं समझता हूँ उसी जनरेशन को, उसी चीज़ को आगे लेके जा रहा है। इस तरह घराने बनते हैं। तो हमारा ये पार्टीशन से पहले एक गाँव था शाम 84, वहाँ मेरे जो परदादा जी हैं मियाँ करीम बख्श, उनका मज़ार भी है वहाँ पे। लोग आज भी जाते हैं वहाँ पे। मेरे फादर और मेरे चचा के नाम से मेला होता है, नज़ाकत अली ख़ान साहब। ट्रेडिशन नहीं जाता। आप कभी भी यूरोप में जाएं, अमेरिका में नहीं, आप खासकर यूरोप के अंदर जाएं, तो उनकी पुराने चर्च, उनकी पुरानी बिल्डिंग्स, उनके पुराने कासल्स, उनकी जो किंगडम है उनका, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, क्वीन को क्यों रखा हुआ? डेमोक्रेसी तो वहाँ चल रही है, वहाँ पार्लियामेंट भी है, सब कुछ, लेकिन वो अपने ट्रेडिशन से प्यार करते हैं। इससे ट्रेडिशन के अंदर उनकी वो जो सिम्फनी आती है, मैंने रिसेंटली परफॉर्म भी किया है, मैं आगे जाके आपको उसका बताऊँ भी का। फिलहार्मोनिक बैंड, स्टेट बैंड का मतलब होता है कि ट्रेडिशन को कायम रखना, उस चीज़ को चलाते रहना। वरना आजकल इलेक्ट्रॉनिक साज आ गए, लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। घराने की म्यूज़िक का मतलब होता है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लेके चले
उसके अंदर प्रोफेशनल आप बने या ना बने, पैसा कमा रहे या नहीं कमा रहे, डजंट मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो ऑन। बिल्कुल। तो हमारा ये शामचल इस तरह पटियाला हमारे एक बहुत बड़ा घराना है, इसमें मानत अली खान, फतेह अली खान का नाम आता है। जी जी। इस तरह कसूर घराने में खान साहब बड़े गुलाम अली खान का नाम आता है, उसमें खान साहब बरकत अली खान साहब का नाम आता है, उसमें खान साहब मुबारक अली खान साहब का नाम आता है। लेकिन ये सारे बाद में शागिर्द हो गए पटियाला घराने के। ये जितनी ट्रेडिशन चीज़ें हैं, ट्रेडिशनैलिटीज़ हैं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ये पाकिस्तान का नाम है। अच्छा, ये सब कॉन्टिनेंटल भी है। आपको लोग कहते हैं यार, आपको इंडियन क्लासिकल आर्टिस्ट भी कहते हैं। अब इंडिया तो पूरा रीजन है, वो आप पूरे इंडिया को तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हाँ बिल्कुल, मुल्क दो है, एक भारत एक पाकिस्तान। लेकिन देखा जाए तो आप एक पूरे हिंदुस्तान, चूंकि हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदू एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है जिसको हम पूरा हिंदुस्तान बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन आपकी साउथ एशिया की भी बन जाती है उस हवाले से। तो इस तरह मेरे फादर ने माशाल्लाह नाम किया ऐसी क्लासिकल गायकी में। लेकिन उससे पहले हमारा जो घराना था वो मोर ट्रेडिशनल था। वो जो कोर्ट ऑफ अकबर में जो गाना बजाना होता था, उसमें ध्रुपद अंदाज की गायकी थी। उसको अगर आप सिलीज कर दें तो ख्याल गायकी, जिसको इम्प्रोवाइजेशनल सिंगिंग बोलते हैं, वो बन गई। उसके बाद फिर ठुमरी आती है, फिर गज़ल आती है, फिर गीत आता है, फिर प्लेबैक सिंगिंग आती है। लोगों ने अपने रूट्स बदले। लेकिन जब भी आपको आपकी फैमिली के हवाले से जाना जाएगा कि आपके फादर क्या करते थे, उनका क्या ट्रेडिशन था, पीछे से वो कहाँ से आए थे, कौन लोग थे। ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िकली हिस्ट्री होती है, इस तरह डॉक्टर्स की भी हिस्ट्री है। इस तरह मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, ऐसे कई डॉक्टर्स दोस्त हैं जिनके डॉक्टर के घराने हैं। जी बिल्कुल। मेरे डैडी एक हकीम थे, फिर उन्होंने हमें डॉक्टर बना दिया। तो वो एक पैशन सामने आता है, हमेशा चलता है। मैं इसलिए आपको थॉरली बयान मगर गायकी मेरे ख्याल में फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो इनहेरिट आप करते हैं। इनहेरिट होती है, लेकिन वो मुख्तलिफ होती है। मेडिसिन तो आप सीख लेंगे, लेकिन ये तो आप इनहेरिट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इनहेरिट, वो भी चीज़ें इनहेरिट ही होती हैं। लोगों के अंदर एक पैशन होता है, यार मेरे वालिद साहब ऐसे थे या मेरे भाई ऐसे थे, तो मुझे भी। मुझे ये बताएं कि अगर कोई घराने में ऐसा पैदा हो जाए जिसकी आवाज़ ना ही अच्छी हो, फिर उसके साथ क्या करते हैं? नहीं, उसको तो हम कभी ये नहीं कहेंगे। अच्छा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है उसको। अच्छा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने घराने पे प्राइड ना करे, उसको अपने बाप दादा के काम पर फख्र ना हो। जैसे मेरे घर में हारमोनियम पड़ा हुआ है, मैं तो उस तरफ पैर करके नहीं सोता, तो लोग तो उसको ठुड्डा मार देते हैं यहाँ पे, वो तबला पीछे करो, वो सरंगी पीछे करो। लोग तो डरते हैं, हमारी सोसाइटी ऐसी है। लेकिन मेरे बच्चों ने अब यूनिवर्सिटी में जाके, कॉलेजेस में जाके मेरी तरबियत ये है जो मेरे बुजुर्गों ने दी है कि यार ये साज है, ये ऊपर रखना चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसका हम खाते हैं, इसका एहतराम करना है। हमें तो उसकी वैल्यू का पता है ना। अब हमारी सोसाइटी नहीं जानती, लोग नहीं जानते, तो मैं उनको स्ट्रेस नहीं कर सकता। लेकिन मेरे बच्चे को मेरे घराने की अहमियत का, हमारे ट्रेडिशन का पता होना चाहिए। मैं तो अपने आर्मी की तरफ पैर नहीं करता, मैं तो तबले को ऐसे झुक के मिलता हूँ कि यार इससे हमें सब कुछ मिला है, तो हम इसको बेशक नहीं, अदब किए बगैर तो मेरे ख्याल में किसी चीज़ से नहीं चलेगा। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बन सकता है, सितार सीख सकता है, वो तबला सीख सकता है, वो गिटार सीख सकता है। अच्छा, हमारे घराने में किसी किस्म की कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने वाकई गुलकार बनना है। मैं तो कहता हूँ घराना तब बड़ा होगा जब ये ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे, तब अच्छे तरीके से अपने घर को एक्सप्लेन कर सके। तो ये लड़के सिर्फ इस ट्रेडिशन को लेके चलते हैं या आपके यहाँ खवातीन भी? पहले था, मैंने तो अपनी सिस्टर से भी कहा था अगर वो गाना चाहती है, फिर मैंने उसको मौका भी दिया। मगर मिलते नहीं है, पता नहीं, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन कोई हैं जो खवातीन हैं जो। मैं नहीं, पहले खिलाफ था मैं कुछ खवातीन के अगेंस्ट भी था। मैं ये कहता था ये ना गाएं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें भी अकल आई है कि अब फिर हमारी सोसाइटी बहुत अजीब है नाज़िया जी। सोसाइटी ऐसी है कि जब आप एक ख़ास घराने से निकलते हैं तो ट्रीटमेंट जो है ना सोसाइटी के अंदर आर्टिस्टों को मिलने का, जिसकी वजह से औरतों को मना किया जाता है। एक ऐसा फ़ोन आ जाता है, फिर आप तो स्टेज पर आ गए ना, जिसको आप बेयर नहीं कर सकते, आप लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, लोगों को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर अभी ये तालीम आई ही नहीं एक तरह से कि आपने एक आर्टिस्ट को किस निगाह से देखना है, ये एक बड़ी सेंसिटिव बात है। पर उस्ताद साहब ये तालीम आएगी कब? मतलब अभी पाकिस्तान की क्या उम्र हो गई? और अभी मैं तो आपको बताऊं, उस्ताद सलामत अली खान साहब की बेटी है, वो सैन फ्रांसिस्को में रहती है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती है और वो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। और मैंने अपनी नहीं, हमारी सोसाइटी वो देखें सैन फ्रांसिस्को में रहती है, सोसाइटी को कोई हमारे नहीं कर सकता। हमारी सोसाइटी के अंदर रिजिडिज्म इतना है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहाँ चला गया है, पर मौसीकी सभी इंजॉय नहीं करते। आपका क्या ख्याल है? सुनता तो सब हर इंसान है, हर कोई म्यूजिक को एंजॉय कर रहा है। हाँ जी, किसी ना किसी तरीके से म्यूजिक जरूर एंजॉय करता है। बहुत कम ही घराने देखें जिसके यहाँ टीवी रेडियो कोई चीज ना हो। हमारी सोसाइटी को बहुत ग्रूम होना है अभी तो। मगर कैसे होगी? अभी मैं तो जो देखिए, मैं
पूरी सोसाइटी को तो चेंज नहीं कर सकता, मैं अपने घर को बदल दूं, बड़ी बात है। मैं अपने बच्चे को कोई अच्छा इंसान बना दूं, बड़ी बात है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है, मैं बल्कि इंटरव्यू से पहले आपसे कह रहा था कि मेरा बच्चा ना बने गायक, कुछ ना बने, एक अच्छा शायरी बन जाए, वो एक घटिया आदमी ना बने। बिल्कुल। हमें हमारे म्यूजिक ने हमें क्या सिखाया है, हमने आज तक गन नहीं चलाई है, नहीं कुछ सेल्फ डिफेंस होना नहीं चाहिए। हमारे अंदर अल्लाह माफ़ करे, एक माफ़ करने की भी ताकत पैदा होती है, माफ़ी देने की भी ताकत पैदा होती है म्यूजिक से, और बहुत सारी एस्थेटिक्स है जो सामने आ जाती पैशन है, डिसिप्लिन है, बहुत इतना कुछ कुछ है, ट्रेनिंग इसकी है। तालीम अगर आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, सिर्फ आपको कोई यूनिवर्सिटी मरासी नहीं बना देना, कोई बार्ड नहीं बना देना। इसमें एक सेल्फ ग्रूमिंग है, आपको आपकी अपब्रिंगिंग है, आपको नजर नहीं आती। अब बीकन हाउस की मैं मिसाल देता हूँ, हमेशा देता हूँ, मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, उनकी फीसें लाख लाख 2-2 लाख रुपए है, मैं मानता हूँ। वहाँ एक म्यूजिक टीचर भी है, वो बच्चे बैठ के म्यूजिक भी सीखते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी सीखते हैं। अगर आप वेस्ट में चले जाए, मैंने वेस्ट में बड़ा टाइम गुजारा, तो छोटी सी बच्ची आई, मैंने कहा तो व्हाट इज़ योर ऑप्शन सब्जेक्ट, कहती है अंकल माई सब्जेक्ट इज़ म्यूजिक एंड आई एम लर्निंग क्लारेंट। तो क्लारेंट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। तो मैंने कहा यार ये बच्ची कैसे बजा सकती है, हमारे यहाँ तो सिर्फ बाजे वाले बजाते हैं, शादी में बाजे वालों को बुला लेते हैं। लेकिन क्लारेंट की वैल्यू क्या है। अब उस बच्ची ने क्लारेंट निकाली, बड़े प्यार से बड़ा निकाल के उसने मुझे एक सिम्फनी सुनाई, एंड आई वाज सो शॉक्ड। फिर क्या करते हैं वो, आप उनके एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, फ्रांस के एयरपोर्ट में जाएं, आप इंग्लैंड के एयरपोर्ट जाएं, अमेरिका, और कहीं ना कहीं पियानो रखा होता है, उस पर लिखा होता है माई इंस्ट्रूमेंट, माई म्यूजिक। ऐसे ही गुजरने वाला बच्चा, छोटा सा एक बच्चा आके बैठ गया, अभी की बात है, 2 महीने के पहले की बात है, और वो जेम्स बॉन्ड की सिन भी अल्लाह, ये बच्चा के तो मुझे यकीन करे कॉर्ड नहीं रखना आ रहा था, और हम अपने आप को बहुत बड़ा उस्ताद कहते हैं। छोटा सा बच्चा ऐसा शुरू हुआ, वो एक आम लर्निंग प्रोसेस है, जैसे हमारे यहाँ बच्चे कुछ ना कुछ ऐसे ही सीख लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारे बच्चों को ना इनकरेज किया जाता है, ना सही मायनों में उनके लिए कोई काम किया जाता है। एक आपने नेशन बनानी है, उनको स्कूल में सही तरह खाना नहीं मिलता, उनकी भी एक कैंटीन बनी होती है, पेड़ा समोसा मिल रहा होता है, वही तो 500 रुपए का होता है, तो भाई बेचारा सही खाना अंदर नहीं जा रहा। वो जो इमरान खान चीखे मार मार के कहता है बंदों के कद नहीं बढ़ते, रोटी नहीं मिलती, ये तो नेशन बनानी पड़ती है। फिर बात ही बारी है, म्यूजिक की बारी कब आती है, मैं आपको बताता हूँ। म्यूजिक की बारी तब आती है, पेट में रोटी होगी, सोसाइटी खुश होगी, रोड्स बने होंगे, हॉस्पिटल में मजदूर को ठीक खाना खोना मिल रहा होगा, ठीक दवाई लग रही होगी, मुफ्त इलाज हो रहा होगा, एजुकेशन। फिर म्यूजिक की बारी आती है एंटरटेनमेंट की, वो हमारी बारी आने नहीं। यहाँ पे एक तरह से लोग वही इंजॉय करें ना जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोगों को लाखों रुपया दे रहे हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं आर्टिस्ट को। लेकिन क्या आपका ख्याल नहीं कि म्यूज़िक एक कहते हैं ना कि सोल को थोड़ा ट्रैंक्विल करता है, आपको थोड़ा पैसिफाई करता है। तो इतनी अफरा तफरी जो ज़माने में है और इतना नफसा नफसी में म्यूज़िक थोड़ा सा हमें बहलाता नहीं है? बिल्कुल करता है, लेकिन आप सारा दिन तो सियासत बैठ के देखते रहते हैं अपने टीवी पे, मुझे कोई इतराज नहीं है। सियासत वैसे तो ज़्यादातर वही टॉक शो, कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप लोगों को इदारों के नाम और लड़ाई फसादों में डाला हुआ है। आप इसी तरह आप एक कलर टीवी लगा लें, वो जो हमारे हमसाये के चैनल्स हैं, उधर कोई ना कोई टैलेंटेड बच्चा आया होता है और उसका गरीब माँ बाप साथ ऐसे खड़ा था। मैंने अपने बच्चे को मना किया था, अब देखें कितना बड़ा आर्टिस्ट बन गया। लाखों करोड़ों रुपया वो बच्चे को मारे, डांस कंपटीशन में, गाने के कंपटीशन में, स्पोर्ट्स के कंपटीशन में, कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है। आप सियासत को भी चलाइए, लेकिन आपने सियासत तो हमारे खून में डाल दी। हर बंदे को वो दिखा दिखा के लड़ाइयाँ, और अब सोसाइटी को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। और कुछ लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, आपस में बैठे लोग लड़ रहे हैं, मजहबी लड़ाई हो रही है, सियासी लड़ाई हो रही है। जो असल काम है, जो असल चीज़ जिससे अब ब्रिंगिंग करनी है हमारी नेशन की, आने वाले यंगस्टर्स की, उस पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा। कोई काम ही नहीं हो रहा। मैं भी कर रहा हूँ ब्लेम बैठ के, वो भी ब्लेम बैठ करके बैठ, तो मुझे कहाँ आर्ट और क्राफ्ट की बारी आ गई, कहीं भी नहीं आनी। आप देखें ये कभी रोड से गुजरते होंगे, आपको कोई ऐसा स्टैचू नहीं मिलता, कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं मिलती को देख के कि इसकी पुरानी हिस्ट्री थी। आप कभी वेस्ट में निकलें तो कोई ना कोई चीज़ लगी होती है कि जी यहाँ तक इन्होंने फतह किया, यहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट निकला था। इधर कुछ पता नहीं, टिकट लगी हुई है, चिड़ियाघर में जानवर बगैर खाने के मर रहे हैं। मकसद कहने का ये, और ये कह रहे हैं जी मुल्क, आप देखें ये 5 साल से गर्द खा रहे हैं। आप म्यूज़िक कहाँ से खाना पीना है, म्यूज़िक कहाँ से सुनना है। तो ये देखिए, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं अकेला तो नहीं ठीक कर सकता। मैं समझता हूँ कि मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ देखना है। मैं सिर्फ गाने बजाने वाला आदमी तो नहीं हूँ, मैं एक पाकिस्तानी शायरी भी हूँ, प्राउड टू बी पाकिस्तानी भी हूँ। हम अपने मुल्क से बाहर जाके, मैं क्वीन के सामने परफॉर्म कर रहा था नॉर्वे की, तो वो कह रही थी कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग होते हैं।
अब देखिए पाकिस्तान को पेंट कैसा किया हाँ हुआ है। बिल्कुल, इमेज ही खराब है। आपने पाकिस्तान को जिस फ्रेम के अंदर रखा हुआ है ना, और ये आप कुछ कहते हैं वी वांट इंट्रोड्यूस द पाकिस्तानी सॉफ्ट इमेज, वी वांट इंट्रोड्यूस पाकिस्तानी सॉफ्ट इमेज है किधर? यू नॉट इंट्रोड्यूसिंग द राइट पीपल। आप क्या करते हैं, आपको तो इस तरह का एक काम करना चाहिए कि ऐसी मिनिस्ट्री होनी चाहिए कि हर महीने एक पाकिस्तानी जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं उनको बाहर भेजे और उनको सुनवाएं। इधर से एक बहुत बड़ा आदमी आता है, उतरता है जहाज, उसको एक बच्चे ने, मैं देख रहा हूँ पिछले 50 साल से ऐसे बैठ के, इतनी बड़ी बच्चे ने पग पहनी होती है, छोटी सी बच्चे को गुलदस्ता पकड़ा के साइड पे हो जाते हैं। इस तरह इंडिया में जब जाते हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरबराह ममलिकत, उनके सामने शाहिद परवेज सितार लेके बैठा होता है, वो बड़े खुश होकर देखते हैं यार ये इनका ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ तो समझते ही नहीं किसी कुछ। एक आदमी था जनरल मुशर्रफ, जिसको ये सारे यहाँ बुरा कहते हैं, उसने थोड़ा सा म्यूजिकली लोगों की इज्जत में इजाफा किया था, उसको भी उन्होंने तबले वाला बना दिया। इतना बड़ा आदमी है। अब यकीन करें, एक जगह मैं गाना गा रहा था तो ऐसे करके बैठे हुए थे। मैं कोई किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, ना पीटीआई का, ना नून लीग, किसी का बंदा नहीं हूँ। मैं एक जनरल बात करूँ, इतने बड़े एक्स आर्मी चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह करके बैठा हूँ, तो मैं गाना गा रहा हूँ, मुझे एक्सक्यूज़ मी खासम कैन आई गो, मुझसे माफ़ी मांग के एक्सक्यूज़ करके तो वो पहले गया है, and he was going to toilet actually, then he come back again and then again said to me sorry खान साहब please continue। ये कोई कर सकता है यहाँ का सबराने मुल्क? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कह तो सकता है आदमी, ये एक इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी, इंतहाई ग्रूम्ड आदमी, एक एक्स आर्मी चीफ, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और मेरे जैसे एक छोटे से फनकार से एक्सक्यूज मी कह रहा है मुझे। नहीं, वो छोटे फनकार नहीं, मगर वो एक कल, हमें तो यही समझते हैं। ये कभी आप सोच सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस तरह की बात करेंगे किसी से? कभी भी नहीं कहेंगे। आई हैव माय कमेंट्स रिजर्व। हम इस बात पे दोबारा आते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी में ये चेंजेस क्यों नहीं आ रहे, कि हम लोग म्यूज़िक की तरफ या परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ नाजरीन क्यों नहीं जा रहे, अपने बच्चों को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे उनमें ये चीज़ें, ताकि वो थोड़े से पैसिफाई हों, कुछ उनके पास अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोई और ज़राए मिलें। तो विल जस्ट बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं हम सब के मेहमान में उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान साहब। उनसे बहुत मज़ेदार बातों का सिलसिला जारी है, और क्या बातें करनी है इनसे पूछते हैं। बड़ा हमारा हॉट डिस्कशन चल रहा है जी आपकी म्यूज़िक के सिलसिले में, कि पाकिस्तान में इसको उस तरह नहीं सराहा जाता। तो ये बताएं कि प्लेबैक सिंगिंग में भी देखा जाता है कि पड़ोसी ममालिक हमारे काफ़ी आगे हैं और उनके सिंगर्स आगे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आज तक पाकिस्तान क्यों एक नीश नहीं बना सका प्लेबैक सिंगिंग में? देखिए, अगर पाकिस्तान म्यूज़िक फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखें आप, तो मैं समझता हूँ इंडिया से बड़ी है। पाकिस्तान के म्यूज़िक डायरेक्टर, पाकिस्तान के सिंगर्स, मैं कहता हूँ एक मेहंदी हसन, सिर्फ एक बंदे का नाम ले लें तो सारे हिंदुस्तान को भी इस बात को तस्लीम करेगा कि हाँ, ही वॉज द बिगेस्ट स्टार ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ भी गज़ल गाई जाती है, सुनी जाती है। इसी तरह खान साहब नुसरत अली खान साहब, इसी तरह जनाब क्लासिकल में नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, बड़े गुलाम अली खान साहब, इसी तरह खान साहब अमीर खान साहब, इसी तरह मैडम नूर जहाँ जी, इसी तरह लता जी भी, इसी तरह भी हमारे एक जनरली अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री थी वो बहुत बड़ी थी। अब क्या हुआ कि वो जो स्लम्स आए हैं कि आप हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने लूटना शुरू कर दिया, खाना पीना शुरू कर दिया, प्रोड्यूसर्स को तबाह बर्बाद कर दिया। लोग 20-20, 30-30 साल लगा के पैसा लेके पाकिस्तान में आते थे और वो आके बैठते थे, वो पैसा इन्वेस्ट करते थे, फिर यहाँ पे लोगों ने उनको लूटना और तबाह कर बर्बाद करना शुरू कर दिया। उससे फिल्म इंडस्ट्री का जो ग्राफ था वो नीचे चला गया। उसके बाद फिर एक ऐसा दौर आता है, फिर हमारी फिल्में बहुत बुरी बनना शुरू हो गई, जो बिल्कुल बदमाशी के बेस पर बनती थी। उसमें फिर आपको पता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, लोग जानते हैं। अब क्या किया, बहुत 20-25-30 साल के बाद अभी एक टर्निंग पॉइंट आया, जिस टर्निंग पॉइंट के अंदर फिल्में हमारे पड़ोसी मुल्क की नकल पर बेस्ड कर रही हैं फिल्में। उसी तरह की, बस सिर्फ उसमें भगवान नज़र नहीं आते, बाकी फिल्में हमारी लगता है जैसे उसमें एक इंडियन फिल्म ही लग गई है, क्योंकि उन्होंने टेक्निक ढूंढ ली आजकल के नए डायरेक्टर्स ने। अब म्यूज़िक को उसके अंदर किस इंट्रोड्यूस करना, अभी तक उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आई। उनको बिल्कुल नहीं पता कि हिंदुस्तान के लोग अपनी म्यूज़िक को कैसे प्रमोट करते हैं। वो सबसे ज़्यादा अपनी फिल्म से पहले अपने म्यूज़िक पे फोकस करते हैं। अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए अपने गाने को पहले रिलीज करते हैं, उस आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, उस आर्टिस्ट को ग्रूम करते हैं, उसको सामने दिखाते हैं। उस गाने को प्रमोट करने के लिए वो उतना ही पैसा खर्च रहे होते हैं जितना उसने फिल्म पे लगाया होता है।
हमारे यहाँ भी मैंने एक फिल्म में सल्तनत में एक बहुत ही अच्छा गाना गाया था, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं साजिद हसन चक्कू साहब, वो गाना बड़ा था टूटे सपने, इतना अच्छा गाना मैंने शायद ज़िंदगी में इतना अच्छा गाना ना गाया हो। तो हमारे वो फैजल बुखारी साहब थे डायरेक्टर, वो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, लाजवाब। उनको पता ही नहीं कि गाने को प्रमोट कहाँ करना है, किधर लेके जाना है गाने को। दुबई में उसकी ओपनिंग की, किसी को बुलाया ही नहीं, ना मुझे बुलाया, ना म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाया, ना किसी को इंट्रोड्यूस किया। वही 3-4 लड़कियां बिठा के, वो जो फैशनेबल बैठी होती है, ऐसे नाखून देकर ही होती है, यस आई एम डूइंग दिस वर्क, दिस माई फर्स्ट रोल। वो जो हमारी घिसी पिटी अंग्रेज़ी सबको आती है, मुझे भी आती है, वो वाली अंग्रेज़ी बोल रही होती। तो उसको इंट्रोड्यूस करके जनाब, तो कोई म्यूज़िक का पता नहीं कि ये रफ़ाकत अली खान इसने गाना गाया था, ये म्यूज़िक डायरेक्टर था, ये तीसरा एक बेचारा छोटे से स्टूडियो में म्यूज़िक डायरेक्टर, उससे बैकग्राउंड करवाया, उसका कहीं नाम ही नहीं है, पता ही नहीं है। इनकी नीयत ही ठीक नहीं है, ये इतने बदनीयत हैं। अगर ये मिनोपली से निकल आए, फेवरेटिज्म से निकल आए, यानी एक हल्का बना हुआ है एक ख़ास आदमी का, उसने अपने 4-5 आर्टिस्ट, अपनी 4-5 आर्टिस्टों को साइड पर रखा हुआ है। इधर से एक चैनल का अपना हल्का बना, उसने अपने बंदे इकट्ठे किए हुए हैं, वो 10-15 लोग अपनी अपनी मोनोपली बना के ऐसे बैठे हुए हैं। तो मुझे बताएं, जैसे हमारे एंकर्स क्या करते हैं कि एक एक्सप्रेस का एंकर कभी कभी जियो में बैठ जाता है जाके, इट्स वेरी गुड, इट्स फैंटास्टिक, जिसको कहते हैं एक्टिविटी है, कि वो कहते हैं चलो यार सारा दिन या एयरवे में बैठा रहता है, इसको इधर बुला लेते हैं। इस तरह हमारे फनकारों को कभी एक्सचेंज नहीं किया उन्होंने, अपनी अपनी मोनोपली है। इस तरह मैं समझता हूँ। अभी रिसेंटली मैं लंदन में एक अवार्ड में बैठा हुआ था, आप यकीन करें वहाँ एक फिल्म का नाम था मैं पंजाब नहीं जाऊँगी। मैं कह ये वाकई नहीं पंजाब जा रहे, क्योंकि सारे कराची के आर्टिस्ट बैठे थे। मैं सारे कराची के आर्टिस्टों की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो लाजवाब, बाकमाल है, बड़े टैलेंटेड है, वर्ल्ड वाइड है, लेकिन वो फिल्म का नाम रखा है मैं पंजाब नहीं जाऊँगी। मैंने वहाँ बैठ के कहा वाकई यार ये, क्योंकि वहाँ एक लाहौर का आर्टिस्ट कोई नुमान एजाज नहीं बैठा था। इस तरह की सोच से हम निकल जाएँ तो अच्छा है। हमें पाकिस्तान को ओवरऑल सोचना चाहिए। फिर कई बारी आएगी किसी प्लेबैक की। अब मैं आपको बताता हूँ, महेश भट्ट साहब की बात बताता हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी फनकारों को एग्जिट दिया। खुदा की कसम कई फनकार यहाँ भूखे मर रहे थे, आज स्टार बन गए इतने बड़े। कईयों को तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी, 25,000-20,000 रुपये भी नहीं मिलता था। मैं नाम नहीं लेता फनकारों के, वो हिंदुस्तान में प्लेबैक गाने की वजह से बने कि वो गाने को प्रमोट करना जानते। हमें कुछ सीखना चाहिए, सीखने से नहीं डरना चाहिए। मैं अपने बच्चे से सीखता हूँ। मैं बड़ा फिल्म अंग्रेजी देख रहा होता हूँ, तो कई चीज़ें एक्सेंट वाइज मुझे समझ नहीं आती। हालांकि मैं वेस्ट में ही रहता हूँ, तो मेरा बच्चा मुझे बता रहा होता है कि पापा ये सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ये है, इस तरह की स्टोर। तो इसमें क्या हर्ज है? मेरे कई बच्चे स्टूडियोज में बैठे हैं, वो काम कर रहे होते हैं, तो कई चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ जो मुझसे छोटा है 20 साल बच्चा, 20 ईयर्स जो मुझसे छोटा है, वो 20 साल मुझसे बड़ा है, वो आगे वाला बंदा है। हम सीखने से भी डरते हैं। वो एक शेर है, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, मिलना जुलना जहाँ ज़रूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना। हमारे पास किसी किस्म का हौसला नहीं। ये सही बातें इतनी हो रही हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, बैठा मैं भी बातें कर रहा हूँ। वो पंजाबी च कहते ने लड़ाई तो लस्सी जिन्नी मर्जी बता दो, लस्सी च पानी पाई जो लस्सी बदी जाती। हम म्यूचुअली नहीं सोच रहे, हम ये नहीं सोच रहे कि हमें म्यूचुअली सोच के इस कंट्री को तरक्की देनी है। अब जब तक हम हिंदुस्तान जाके आशीर्वाद नहीं लेते, उनका तिलक नहीं लगवाते, तब तक हमें यहाँ कोई मानता ही नहीं। डिफेंस के लोग देखते हैं ये तो शाहरुख की फिल्म में गाए नहीं, ये कौन है? ओए शाहरुख के अलावा शान भी यहाँ रहता है, हमने उसको उस तरह दिखाया नहीं, उसको भी बदमाश बना दिया, उसको भी धोती पहना दी। ये बताएं उस्ताद वो साहब, कैसे ग्रूम करेंगे? बिल्कुल सही। मगर ये बताएं कि देखें यहाँ से आर्टिस्ट बहुत सारे सिंगर्स हैं, आप खुद गए बॉलीवुड में, बहुत फेम आपको माशाल्लाह मिला। वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं हम उनको इनवाइट करते? हमारी फिल्मों में, यहाँ उनकी फिल्मों में हमारे आर्टिस्ट जा रहे हैं, उनके आर्टिस्ट हमारी फिल्मों में नहीं आ रहे, सिंगर्स भी नहीं हैं, क्यों नहीं? पाकिस्तान के रिलेशन का मामला बहुत सेंसिटिव है। नहीं, मगर ये वन साइडेड क्यों रिलेशनशिप है कि हम जा सकते हैं और वो नहीं आ सकते? ये वो कहते हैं, मैं आपको बता दूं, मुझे एक दफ़ा एयरपोर्ट पे रोक लिया उन्होंने, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे। मेरा एक वीज़े का 2 दिन गुजर गए थे, मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ एसेस मैंने गलत कर लिया, तो उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा जी आपको तो आप तो जा ही नहीं सकते, अब जुर्माना होगा, आपको जेल में लेके जाएंगे। मैं वहाँ बैठ गया, मेरे साथ 2 और बंदे थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। मैंने उनसे कहा, मेरे पास थी कुछ तस्वीरें, दिलीप कुमार साहब के घर पे गाया था, अमिताभ बच्चन के, कोई अल्लाह ने मौका दे दिया था, तो एक ही दफ़ा मिलता है, बार उसके बाद मिले नहीं। तो मैंने वो तस्वीरें सारी निकाली, और वो जो मुझे दाद दे रहे, मेरा माथा चूम रहे, तो इस तरह हो गए, वो हैरान हो गए, यार आप कौन है? मैं जी मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गाता हूँ। हमें अगर हम 2 नंबर बंदे होते तो आपके सामने डेस्क पे पासपोर्ट रखते, वहाँ से गायब हो जाते।
उसने कहा जी हमारे कोई बड़े सुपरवाइजर आएंगे वो छोड़ेंगे। पीआईए सामने खड़ा था। मैंने कहा आज वो हफ्ते में 1-2 फ्लाइटें होती थी, हम वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे अगर जहाज उड़ जाता। एक बंदा आया के कहता है कि आप किस घराने से? मैं कहा जी शाम चौरासी घराने से। नज़ाकत अली सामत अली के क्या लगते हैं? मैं जी मैं बेटा हूँ उनका। कहता मैं आपको छोड़ रहा हूँ, हम फ़न की बड़ी इज्जत करते हैं, आप चले जाएं और वहाँ जाके बताइएगा कि वहाँ जाके ये बताइएगा कि हम फ़न की कितनी इज्जत करते हैं, हालांकि आपकी वीज़ी का एक दिन गुजर गया है। अगर वहाँ पे कोई हिंदुस्तानी फंसा तो हम कभी ना छोड़ते, तो आप लोग कभी ना छोड़ते, हम आपको छोड़ रहे हैं, वहाँ जाके बताइए। खैर उन्होंने बड़ी इज्जत की, हमें छोड़ दिया, जहाज़ में बिठा दिया, हम वापस आ गए। कहने का मकसद है कि ये एक जेस्चर है दोस्ती का, प्यार का। हम आर्टिस्ट हैं, हमें यही बात करेंगे। लेकिन जो मफाद पाकिस्तान का है, जो बेनिफिट्स पाकिस्तान के, और जो पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की है, जो पॉलिसी हमारे इदारों की, हम उसको फॉलो करेंगे। लोग कहते हैं जी फ़न की कोई सरहद नहीं होती। ओ भाई होती है फ़न की सरहद। फ़न की शायद कोई सरहद ना हो, लता का गाना क्रॉस कर जाता है, मेहंदी हसन का गाना क्रॉस कर जाता है, रफ़ाकत अली खान का क्रॉस कर जाता है, राहत फ़तेह अली खान का। लेकिन आर्टिस्ट को तो पासपोर्ट लेके जाके बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ता है ना, तो सरहद आ गई ना। तो आर्टिस्ट जाएगा तो पासपोर्ट के साथ, वीज़े के साथ फिर गुजरेगा वहाँ से। सरहद होती है। हम अपने पाकिस्तान के जो बेनिफिट्स उसको देखेंगे। हमें अपने आर्ट से ज़्यादा अपना मुल्क चीज़, हमें अपने फ़न से ज़्यादा, अपने बिजनेस से ज़्यादा अपने मुल्क के मफादत जो है, ये कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं कर रहा। हम यहाँ जीना मरना है, यहाँ रहना है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि खुदा के लिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाए कि पाकिस्तान के शहरियों को, बेचारों को हॉलीडे का नहीं पता, सारी ज़िंदगी एक महल्ले में फौत हो जाते। ये रोज़ गए न होते, लंदन पहुँचे हैं, लंदन से एकदम फिर सऊदी अरब से वापस यार इसमें टिकट लगती है 1.5-2 लाख की, ये किधर से आती है? उसके बाद फिर ये एकदम से घूम के मिस्र बढ़ जाते, फिर इधर आ जाते। और हमारे जो पाकिस्तानी छोटे छोटे टीवी लगा के बड़ी देखता, आज इधर चला गया, उधर चला गया। हम सिर्फ क्या, ज़्यादातर गुलशन इकबाल, ज़्यादातर चिड़ियाघर, हॉलीडेज़ का पता ही नहीं हमें पता नहीं होता एक दूसरे मुल्क में हॉलीडे भी करनी जाके। ना ईरान जा सकते, उधर लड़ाई पड़ी हुई है, अफगानिस्तान उधर लड़ाई पड़ी हुई है, इधर हिंदुस्तान इधर लड़ाई पड़ी, हॉलीडे किधर करने? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बिल्कुल टाइम हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, तो नाजरीन विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, और अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हैं उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब से। तो जी उस्ताद से मुझे याद आ गया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी कभी बोलता हूँ। 2 तरह के उस्ताद होते हैं ना उस्ताद जी। एक होता है उस्ताद बताओ क्या करना है, जैसे असलम परवेज़ कहते थे, खाला उस्ताद कहाँ है? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जाके अपना नाम उस्ताद कटवाया, इसलिए कि इतने उस्ताद आए हुए थे, इतने उस्ताद बैठे थे। तो मैंने स्टेज पे जाके कहा, उन्होंने बल्कि अनाउंसमेंट की कि रफ़ाकत अली खान साहब कहते हैं मेरे नाम के साथ उस्ताद मत लिखें। अच्छा। कोई स्टूडेंट भी होना चाहिए, मैं स्टूडेंट बन के गाने के लिए आया। आजकल सोशल मीडिया पे जिसको आप देखें उस्ताद बना हुआ है, तो खुदा के लिए मुझे सिर्फ रफ़ाकत अली खान कहें। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे थे कि बाउंड्रीज़ बहुत बन गई हैं और आने जाने की बहुत दिक्कतें हैं हमारे आर्टिस्ट को, और आना जाना उनके लिए बहुत इशू है। तो क्या मेन इश्यूज़ हैं जो वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे, या कहाँ उनको रुकावटें मिल रही हैं? नहीं, इस ऐसा सच तो कोई रुकावट नहीं है। जिनके नाम है वो तो जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। और मैं समझता हूँ किसी भी हवाले से रिप्रेजेंटेशन जो हमारी कंट्री की हो रही है, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, ऐसी बात नहीं। नए आने वालों की बात इस हवाले से नहीं हो रही कि इंटरनेशनल टूर्स करें। जैसे कुछ पेडिस्टल्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ नए टैलेंट्स को सामने लाना चाहिए। जिसमें एक और बात, जो पाकिस्तान के अंदर कुछ इदारे हैं जो बाकी म्यूज़िक के लिए बड़ा काम करें, उनके अंदर भी कुछ मिनोपलीज हैं, वो होती हैं यार इदारों में, कोई ऐसी बात नहीं, थोड़े से फ्लॉज होते हैं, वो चलते रहते हैं। जिसमें एक कोक स्टूडियो का मैं ज़रूर नाम जिक्र करूँगा। मैंने भी कोई बड़े अरसे के बाद ही गाया, क्योंकि 9th सीज़न में मैंने गाया, 9 साल बारी नहीं आई। ये भी एक ज़्यादती वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हो जाता है। उसमें मैं क्रेडिट देता हूँ अपने दोस्त शराज उब्बल साहब को, जिनके साथ मिलकर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कोक स्टूडियो का? अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैंने हिंदुस्तान में बैठ के ये सुना है कि हमारे जो पॉप बैंड हैं, जिनको हम कुछ नहीं समझते, ये पॉप बैंड्स जो हैं हमारे, और हमारे ये जो कोक स्टूडियो का जो प्रोडक्शन है, आप यकीन करें कि वो कहते हैं हमारा इस तरह का काम नहीं है जैसा आप लोग काम कर रहे हैं, हमारा म्यूज़िक बहुत रिच है। तो इस हवाले से ये एक बड़ी अच्छी लहर है पाकिस्तान के अंदर। ये वर्ल्ड वाइड है, आप याद रखिएगा। बिल्कुल, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर पेनिट्रेट कर रही है।
और इस पेडिस्टल को पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया। इस तरह की और भी लोगों को सामने आना चाहिए। तो बाकी मेहनत करने से बारी आती है, आसानी से तो नहीं आती। ये तो है। अच्छा ये बताएं रफ़ाकत साहब, उस्ताद नहीं रफ़ाकत साहब, कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि बहुत अच्छे सिंगर्स रहे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे, फिर अचानक से उन्होंने एक रिलीजियस बीट पकड़ ली और हट गए मेन स्ट्रीम से, तो आप क्या समझते हैं कि बहुत स्किल्स का लॉस नहीं हुआ, बहुत ब्रेन ड्रेन इस हिसाब से देखिए, हुआ? ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, एक सेल्फ रिकमेंडेशन है, और एक आदमी के अपना डिसीजन जो होता है वो मैं बड़ी अच्छी बात है। वो देखिए, हम रिलीजियस होने वाली तो बात ही कोई नहीं है। हम तो मुसलमान हैं, एक मुसलमान सोसाइटी के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है, अल्लाह ताला का फजल। मगर ये डिवाइड क्यों आ जाती है? आप अपने मज़हब पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। आपकी जान कुर्बान है अपने नहीं, मज़हब मगर ये क्यों समझा जाता मैं है इस कि तरफ जी आ वो रहा हूँ। सिंगर है तो मजहबी नहीं हो मैं इस सकता? तरफ आ रहा हूँ। मैं जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपने एक 50 साल, 30 साल, 40 साल एक काम को दिया, बाद में आपने उस काम की निंदा कर दी, उसको कहा यार मैं ये गलत करता रहा हूँ। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप अपना रास्ता बदलें, अल्लाह के रास्ते में जाना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, अल्लाह का रास्ता ही ज़रूरी है, अल्लाह का रास्ता ही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने जो भी किया ज़िंदगी में वो अल्लाह और आपके उसके दरमियान मामला है। लोगों को इतना क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये रब और रसूल का मामला है, वो खुद जानता है। आप चुप करके अपना नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को याद करें। आप रिलीजियस होना चाहें, बिल्कुल हो जाए, क्यों नहीं होना। मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी की जो असल मंजिल है, जो आपके दिल की जो सेटिस्फेक्शन है, वो यही है। लेकिन आपने जो भी ज़िंदगी में किया, ये बिटवीन यू एंड अल्लाह, आपको आके उस चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरी बात अल्लाह ताला करी के रहमत करे जुनैद जमशेद साहब को, करवट जन्नत नसीब करे उस शख्स को। बहुत कमाल के आदमी थे। मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी, मैं कहता जुनैद भाई आप कोई साइंसदान नहीं थे, आप साइंटिस्ट नहीं थे, आप कोई टीचर नहीं थे, प्रोफेसर नहीं थे, आप ऐसे सिंगर पॉपुलर हुए थे। दिल दिल पाकिस्तान एक ऐसा गाना आपने पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम बना दिया। आपने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। बहुत सारे गाने उनके जो रिलीजियस एल्बम बन के के भी थे, अपने हाँ। गाने पे प्राइड होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। और ये सुर जो अल्लाह की देन है, इसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ अच्छी होती है, एक बुरी होती है। एक सुर अच्छा होता है, एक बुरा होता है। एक लफ्ज़ अच्छा होता है, बुरा होता है। आपने चॉइस खुद करनी होती है, आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने अच्छा बन के जीना है सोसाइटी के अंदर या बुरा बन के जीना है। ये आपकी अपनी चॉइस है और ये अल्लाह पर छोड़ना होता है। तो मेरी बात को उन्होंने कहा मैंने कब छोड़ा है, मैं तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। इंतहाई सुरीली नात पढ़ते थे, अल्लाह को याद करते थे, बारिश आदमी थे और काबिल एहतराम आदमी थे। इस तरह जो भी आर्टिस्ट आना चाहे। अब मैं क्रिकेटर्स को देख रहा हूँ, हमारे जो क्रिकेटर्स इसमें इंतजाम लक साहब हैं और यूसुफ साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब माशाल्लाह से, ये इंतहा अच्छी बात है। उसके साथ साथ वो क्रिकेट की खिदमत भी कर रहे हैं, उसमें उनके पास बड़े बड़े अहदे हैं। तो आप अपनी जो दुनियावी ज़िंदगी है उसको इग्नोर ना करें, उसको भी साथ जारी रखें। आपके तजर्बे से, आपके काम से किसी को फ़ायदा होना चाहिए। मैंने हज़रत अली का एक कॉल पढ़ा था कि आपकी ज़िंदगी ज़ाया है अगर आपने जो काम ज़िंदगी में किया और उसका फ़ायदा आपने किसी को ना दिया हो। आपके काम से, किसी अच्छे काम से आपको फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। सदका जारिया के सदका हिसाब जारी से, है हाँ ये। जी बिल्कुल। और अगर आप समझते हैं कि आपका ईमान बहुत कमज़ोर है और इस तरह करने से आपके ईमान को कुछ होता है, तो आप मत करें, अब रहने दें। मैं समझता हूँ अल्लाह रसूल से आगे कोई चीज़ नहीं है। हमारा म्यूज़िक भी ज़ीरो है, उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन जो आपको अल्लाह ने आर्ट, जो अल्लाह ने आपको एक ताकत बख्शी है, जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, उस इल्म पर आपको फ़ख्र होना चाहिए। एक स्किल आपने जो उस पर है, आपको प्राइड फील करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ दी, शख्सियत दी, शक्ल दी, जिस्म दिया, इज़्ज़त दी सोसाइटी के अंदर। वो अल्लाह ताला की ज़ात का मैं समझता हूँ नमाज एक शुक्रिया भी है, वो अदा करना चाहिए। लेकिन अगर आपने आके स्टेज पे आके अब आप रिलीजियस हो गए और आप अपने काम को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, ये तो फिर बड़ी बड़ी देर पहले सोच लेना चाहिए था। और अल्लाह की नज़र में कौन अच्छा है, ये तो फैसला वही अल्लाह की जानता है। ज़ात ने करना है। बेशक। आपने सिर्फ क्या करना है, एक अच्छा काम करना है, एक अच्छी सोच रखनी है, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, जो करना वो अपने लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। आपने रोज़ा रखना, रोज़े में तो कोई किसी को नहीं देख रहा होता, आप चुप करके पानी भी पी सकते हैं, माज़अल्लाह खुदा ना खास्ता। लेकिन आपको पता है अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ये देख रहा है। एक 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 ऐसी चीज़ है जो आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिसके बारे में आपका यकीन है या ईमान है। अगर आपके पास यकीन और ईमान नहीं है, आपने लोगों के अंदर ही आपने आपको पॉपुलर करना है, बहुत नेक और चंगा बन के, वो तो मैं सुबह बन सकता हूँ, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के मैं तमीज़ बांटना शुरू कर दूँ, सारे मेरे पे भी यकीन करेंगे। अच्छा ये बताएं कि आपका तो नेशनल परफॉर्मेंसेस और इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस बेशुमार, तो
क्या आपको फ़र्क क्या महसूस होता है जो नेशनल आपकी परफॉर्मेंसेज हैं और फिर इंटरनेशनल, माशाल्लाह इतना ज़्यादा फेम, इतना कुछ आपने अचीव किया, क्या डिफरेंस आप देखिए कहेंगे? आपकी जो मेन डेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं वो यही होता है कि आप इंटरनेशनली अपने मुल्क को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें पैसा कहीं मैटर नहीं करता, उसमें आपके मुल्क की इज्जत मैटर करती है, उसमें आपके मुल्क की साख मैटर करती है। आप अपनी ज़ात में जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, हमने तो कभी क्लेम ही नहीं किया किसी चीज़ मगर ये बताएं ना फिर कि जब हमारे आर्टिस्ट है वो यहाँ पे फेम मिलता है उसको, पहले नेशनल लेवल पे यहाँ पहचान मिलती है, बाहर जाता है रिप्रेजेंट किसी चीज़ को करने जाता है, वहाँ जाते ही वापस आता है तो ख़ुद की कीमत अपनी ही बढ़ा लेता है। चलो वहाँ तो उसको यहाँ अगर 100 मिल रहे थे वहाँ $500 मिल रहे हैं, वापस आके वो $1000 यहाँ पाकिस्तान में मांगता क्यों है फिर, अगर उसको पैसे की अहमियत नहीं है? वो मैं समझता हूँ किसी एक मशहूर आर्टिस्ट की उसके भी 2 3 4 साल होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर वो पैसे चार्ज भी करता है, लोग देने वाले भी हैं। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, दे आर अफोर्ड, वो आम आदमी तो नहीं कर सकता। अगर आम लेवल पे उसको कोई बुलाए और आम जनता ने उसको सुनना तो उसके लिए वो सेक्रीफाइस करे, ज़रूर जाए और उनको सुनाए, वो उनका हक है। पहले वो नहीं होता, यही तो चीज़ मिस हो आप गई जैसे है। आप किसी कैंसर हॉस्पिटल के लिए गाना चाहते हैं, आप किसी आंखों के हॉस्पिटल के लिए गाना चाहते हैं, आप किसी मरीजों के लिए गाना चाहते हैं, आप कहीं चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए उस आर्टिस्ट की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी होती है। अब मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब के कैंसर हॉस्पिटल के बारे में, खुदा की कसम इमरान खान साहब ने इतना बड़ा काम किया है, शायद ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ आर्टिस्टों का है। उसमें आधे से ज़्यादा जो हाथ है वो नुसरत अली खान साहब का भी है, हालांकि उन्होंने चार्ज नहीं किया था, उनका नाम भी हुआ था, उनके एक विंग का नाम नुसरत अली खान से भी मंसूब है, लेकिन उन्होंने कभी इतना जिक्र ही नहीं किया उनका। ये हमारी जिसने ऑस्कर अवार्ड लिया है, अभी मैं कल टीवी पे देख रहा था, वो बेचारी एक लड़की रो रही थी जिसको उसने काम करवाया, उससे पैसे का वादा किया था, उसको दिया ही नहीं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आर्टिस्ट को अपनी कामयाबी के साथ साथ दूसरों को शामिल करना चाहिए। मैं आपको यकीन करें, एक लफ्ज़ सदका, खुदा की कसम ये सदका जारी है। आप किसी बच्चों की कॉज के लिए गालें जाके, उसमें आपको इतना फ़ायदा होता है। एक तो आपको रूहानी सुकून मिलता है, अल्लाह ताला की दरबार में आपकी इज़्ज़त बनती है, अल्लाह ताला की नज़र में आपका मुकाम बनता है। दूसरा, एक जगह मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे जज बना दिया गया और उसमें मुझे कुछ पैसे भी देने थे, मुझे अच्छी तरह याद है, ये मैं अपनी नेकी नहीं सुना रहा। तो वहाँ 1 2 नंबरों से कुछ बात रह गई, तो मुझे बड़े इनाम से हमें मिलने थे, तो मेरा दिल खुश नहीं था, मैंने कभी वो इनाम एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरे ज़मीर की बात है, मुझे ऐसा पैसा, ऐसी इज़्ज़त चाहिए नहीं जो मैंने ख़रीदी हो, मैंने ख़रीद के ली हो। ऐसी इज़्ज़त पर लानत है, ऐसे काम पर लानत है जो आपने ख़रीद ली हो। इज़्ज़त तो वो होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से आए, रब की तरफ से अता की जाए, और वो इज़्ज़त कभी ख़त्म होने वाली ना हो। बेशक उसमें चाहे आप कम बड़े आर्टिस्ट हैं, ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट हैं, छोटे आर्टिस्ट हैं, आप अपने लेवल वो एक अंग्रेज़ी का फिक्रा मुझे याद है, मैंने कहीं BA में पढ़ा था, हमारी अंग्रेज़ी भी वैसे ऐसी ही होती है। इफ़ वी लिसन टू वॉइस ऑफ आवर कॉन्शियस वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एंड व्हाट वी शुड बी। सिर्फ कॉन्शियस की बात सुननी होती है, स्टेट फॉरवर्डली, कि आपने अपनी कॉन्शियस को लिसन करना है। यार मेरा ज़मीर मुझे ये कहना ठीक है, मैंने ये नहीं करना, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरा, आप अपनी ज़ात के साथ इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेरे ख्याल में कई दफ़ा नहीं होता। और आप बात करें तो लोग आपकी बात पे यकीन करें। वो कहते रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके कर दो है। आप ये बड़े लोग क्यों बने दुनिया में, ये बड़े बड़े। मैं मौलाना रूम के दरबार में गया टर्की में, तो मैं वहाँ देख रहा था कि सबसे ज़्यादा वेस्टर्न लोग वहाँ फिर रहे थे, वो जूतियाँ उतार के, उनको क्या बड़े, उनको क्या पता मौलाना रूम क्या है। और वो शाह शमत तबरेज़ के वो शागिर्द भी थे, अब उनको क्या पता ये रूहानियत क्या होती है, लेकिन रूहानियत अपनी तरफ खींच लेती है अगर वाकई रूहानियत हो। तो वो कभी गोरे कहते हैं आई यस वी रियली वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू बिकॉज यू आर वेरी डीप। अच्छा, आई एम वेरी डीप, तो वाई एम सो डीप, इसलिए कि मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सो डीप। बेशक। तो मेरे अंदर भी प्रॉब्लम्स है, मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, आप अपने लिए दुआ करें, और हमारे काम से किसी को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, मेरा ऐसा कलाम ना हो। मैंने गाया तू कुजा मन कुजा, तो मैं गा रहा था कितने मेहर अली कितने तेरी सुना, बहुत बड़ा कलाम है, गोल्डन शरीफ का कलाम है, गुस्ताख अखियाँ कितने जा लड़ियाँ। तो शराज उपल के बड़े अच्छे दोस्त हैं रहमान साहब, उनके स्टूडियो का नाम है पंचतन पाक। उन्होंने कहा यार ये गवाली गाओ, ये नुसरत फतेह अली खान साहब ने मुझे इनाम के तौर पे दी थी। मुझे शराज उपल ने कहा यार ये गाओ, मैंने यार इसको रहने दो, हम कुछ और काम करते। फारसी का लफ्ज़ पहले आ रहा है, किसी को क्या समझ आनी। आप यकीन करें यही मशहूर है, लोग मुझसे
यार वो आपका कलाम है, तू कुजा मन कुजा, लेकिन इसका मतलब क्या है? मैं कहाँ और तू कहाँ, तू कुजा मन कुजा, मैं किधर तू किधर, यानी मेरी हैसियत नहीं है। आप यकीन करें उस कलाम में इतनी बरकत थी, इतनी बरकत थी, इतनी नीयत और इतनी दिल से हमने उसको पढ़ा कि अल्लाह, हम गा के निकले हैं। जब ना मैंने शराज की तरफ देखा ना शराज ने मेरी तरफ देखा, मैं चुप करके गाड़ी में बैठ गया। मैं कि यार ऐसा नहीं गाएगा, ऐसा लोग गाते हैं। हमारा फोकस होता है सा सा रे सा नी सा नी सा गा मा गा मा रे सा नी सा सा नी पा, हम इस पर ज़्यादा जोर रखते हैं, यार ये अच्छा हो जाए। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू मेरे हरम मैं फकीर गजम, तेरे गुन गोर ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अत। लफ्ज़ जब निकलता है तो असर रखता है, बस दिल से बात जो निकलती है असर रखती है। तो वो लफ्ज़ निकला, कुछ अल्लाह की यहाँ मंजूरी होगी। बल्कि मैं गा रहा था बला बोले ला बेकमाल ही कशफत तो जाबिज हसन जमीओ खिसाले सल्लू अलैहि वगैरह। तो मुझे कहते हैं यार ये इतना लंबा है, तुम कोई आतिफ असलम है, तुम्हारे इतनी देर तक सुनोगे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना। कहते वो तो आतिफ असलम है, उसको इसलिए लंबा सुनते हैं। तो तुमको एक लाइन को, कबूलियत की लाइन थी, या नबी या नबी सल्लू अलैहि वगैरह। कहने का मकसद आपको ये कि इसमें क्यों बरकत पड़ी, क्योंकि दिल से बात की गई। बात तो रिलीजियस है, लेकिन अगर आप दिल से बात कोई करेंगे, चाहे वो कोई रोमांटिक गाना भी हो, चाहे सरकार का जिक्र हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस कलाम में बरकत पड़ी। इसलिए जब भी कोई कलाम या कोई चीज़ हिट होती है, उसमें सबसे बड़ी बात आपकी नीयत की और आपके फोकस की होती है, वो कभी चीज़ नहीं रुकती। बेशक। तो फ़ाक़िद साहब, आपका ओस्लो का इतना मशहूर एक स्पैन है कि आप पहले, आई थिंक वाहिद आप आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के जी जिसने ओपेरा में परफॉर्म किया। जी। और इतने लंबे स्पैन के लिए वो बताएं, उसके वो शेयर करें हमारे साथ। कुछ दोस्तों की एक मोहब्बतें भी होती हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं खालिद सलीमी साहब, उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छे फ्यूजन दिए, जिसमें मैंने रिसेंटली फिलहाल मैंने एक बैंड, उनका जो स्टेट बैंड है, 100 बैंड के पीस के साथ रेशमा जी को हमने ट्रिब्यूट दिया। अच्छा। उनका गाना शहरी बमोन दी कुड़ियो तुसी नक विच नथ ना पाए, मैं बोले तुसे बोले ना जायो, यारी बलोच आयो रब्बा नहीं लगदा दिल में। तो इसके साथ अगर आप देखें 100 बैंड का पीस अगर बजा रहा होगा, आप यकीन करें कि वो ज़िंदगी कैसा एक्सपीरियंस है, कभी मैं मर के भी नहीं भूल सकता। फिर नुसरत खान साहब की उनका ट्रिब्यूट था। मेरे जैसे छोटे से फनकार, बिल्कुल टाइनी से फनकार के लिए इतना बड़ा ट्रिब्यूट, सामने आपके प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई है, क्वीन बैठी हुई है, और आप इसको परफॉर्म करें। उसमें मेरा बेटा बख्त अली खान कमाल का गाया था। अच्छा। उसमें था तुम्हें दिल लगी भूल, तुम्हें दिल लगे भूल जाने पड़े। उसमें एक खास पीस था, वो मुझसे नहीं कहा जा रहा था। कमाल की बात है, मेरे बच्चे ने ऐसे कहा उसको, और गोरों ने वो जो वायलिन के गज होता है, उसको गज बोलते हैं, उसके साथ क्लैप किया था और स्टैंडिंग ओवेशन थी। सो कहने का मकसद है ये भी हमारे मुल्क की इज्जत है। बेशक, बिल्कुल। मैं अपनी कितनी तारीफें कर लूँगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये माँ की दुआएं होती हैं, बहन भाइयों की दुआएं होती हैं, और आपकी अपनी मेहनत है, बिल्कुल मेहनत है। किसी ने वो एक गालिब का बड़ा अच्छा शेर है कि दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त साथ आए तो बुरा क्या है। उसमें एक बड़ा कमाल का शेर है कि कर भला हाँ भला होगा तेरा, कर भला, स्ट्रेस देखे किधर है, हाँ भला होगा तेरा, और दरवेश की सता क्या है, भला करने से भला होता है। फिर आपको इस तरह की चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, कर्म हो जाता है आप पर। बेशक। तो आप ये बताएं कि यहाँ अब जो एक दौर चल पड़ा है आर्टिस्ट का कि बहुत तब गिटार हाथ में है और एक मतलब एक थोड़ी सी मॉडर्न, पिस्तौलें पकड़ने से, बंदूकें पकड़ने से, खंजर लगाने से, गिटार पकड़ के फिर उनकी इज्जत ही होगी। अभी मैं कराची से एक शो करके आ रहा हूँ, तो रास्ते में मुझे वो अली जफर के भाई मिले, उसने भी वैसे ही बाल किए होते, बड़ा
ऐसे करके बड़ा स्मार्ट सा लग रहा था। नहीं यार बच्चा बड़ा प्यारा है। पीछे गिटार भी उसने लटकाई हुई थी, तो सारे लोग उसको देख भी रहे थे और बड़े एक्शन के साथ से। मैं कहा यार ये तो बड़ा हैंडसम सा बच्चा है। तो फिर मुझे ख्याल आया, देखा म्यूजिक करने से इसकी भी इज्जत बन गई, गिटार बड़ी इज्जत से। यही बाजा उठाया होता शायद लोग उसको देखते भी रहे। अब आए अंदर कई लोग थे बेचारे, हमारे कई ऐसे सादे लोग हैं स्टेज पे आके बाजे का कपड़ा खोलते हैं ऐसे करके, लोग कहते हैं जैसे सांप निकालने लगा है। तो इससे तो इज्जत ही बनती ना। तो मुझे खुशी हुई कि यार ये बच्चे इस ट्रेंड की तरफ आते हैं जो पॉजिटिव ट्रेंड है। पॉजिटिव ट्रेंड, नशा ना करें, कोई सिगरेट ना पिए, कोई भंग ना पिए, कोई शराब ना पिए, चुप करके अपना गाना बजाना करें, लोगों को खुश करें, पाकिस्तान के तराने गाएं, कुछ भी करें। मैं इससे बड़ा खुश होता हूँ। चाहे बसूरा ही गाएं जरूर। अब मैं इधर आ गया। हालांकि गाने का मतलब है गा ना, गा और खा प्रिसाइज। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन रहा। और बोलने इसकी मुझे माफी दीजिए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें की और थोड़ा हट के हमारा इंटरव्यू रहा है, एक पेटेंट सा इंटरव्यू नहीं था। करने से बेहतर है हम वो बात करें जो किसी के काम भी है। बिल्कुल, बेशक। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड में? हाय हाय, मैसेज क्या दूँ मैं, खुदा की कसम मैसेज का असर ही नहीं होता ना मुझ पर ना किसी पर। मैसेज यही है कि आप कोशिश करें जितना आप शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह का, ये आज से सीख लें। दूसरे की तरफ मत देखें, उसके पास गाड़ी बड़ी है, उसके पास घर बड़ा है, खुदा की कसम सारी जिंदगी के लिए दुखी। कनात पसंद है। आप जितना कनात पसंद हो जाएंगे। वो एक शेर है, दिल की बस्ती है जी, बस्ती है लूटने वाले को तरसती है। वो कनात जो जिंदगी का असूल, तंग दस्ती फराक दस्ती है। जितने आप तंग दोस्त होंगे, और आँख को क्या नजर नहीं आता अब्र की तरह बरसती है। आप जितना अल्लाह से प्यार करेंगे, कनात बरसती करेंगे, पाँव देख के चादर फैलाएंगे, अपने बजट में रहेंगे, आप जिंदगी को ऐसा एंजॉय करेंगे कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। और बरकतें तो बढ़ती हैं, और वही जो देने से और अच्छा हमें गुनाह करने के बावजूद रोटी देता है, गुनाह करने के बावजूद हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। कितनी एक्सटेंशन है उसकी तरफ से। अल्लाह के लिए, खुदा के लिए अमीरी की रेस से निकल जाओ। हजरत मौला अली मुश्किल क्या फरमाते हैं, ईमान को 3 चीज़ें तबाह करती हैं। अमीरों की महफिल से मुराद ये नहीं किसी अमीरी से नफरत की जाए, अमीरों की महफिल मुकाबला मतलब, और दूसरा हर वक्त औरतों में बैठे रहना उनकी सोबत में, और तीसरा जाहिल से बहस करनी, कनात पसंदी। वो कनात जो जिंदगी का असूल, तंग दस्ती फराक दस्ती। हम इंसान है, हमें लालच भी आ जाती, ग्रीडी भी हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। स्टॉप आवरसेल्फ। ठीक, चले, सवाल तो बहुत से हैं जो नहीं पूछे गए, और अब आपको इंशाल्लाह दोबारा हालात पे रोना है, 12 ऐसे सवालात पे रोना है। थैंक यू दोबारा आना पड़ेगा आपको रफाकत साहब जी। मुझे नदीम भाई बुलाएंगे, मेरे भाई मेरी जान, तो मैं ज़रूर आऊँगा। ओके नाजरीन, वी होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा ये इंटरव्यू, क्योंकि ये ज़रा हटके था। एक पेटेंट किस्म के सवाल नहीं थे और पेटेंट जवाब नहीं थे, और बहुत कुछ आप सीखे होंगे आज हमारे मेहमान से कि उनकी डेप्थ ऑफ थॉट क्या है, कैसे इंसान है, और उनकी एक लास्ट मैसेज कि आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और कनात पसंदी को हमेशा अपनाए रखें। सो नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।